उधर जैन मुनि तरुण सागर पर विवादित ट्वीट करने वाले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विशाल डडलानी ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के करीबी आम आदमी पार्टी के वीआईपी कार्यकर्ता और बॉलीवुड के संगीतकार विशाल डडलानी ने जैन मुनि तरुण सागर जी का अपमान किया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें हरियाणा सरकार ने विधानसभा में प्रवचन के लिए बुलाया था। विशाल ने ट्वीट किया, अगर आपने इन लोगों को वोट दिया है तो आप ही इस बेहुदेपन के लिए जिम्मेदार हो। नो अच्छे दिन, जस्ट नो कच्चे दिन। डडलानी के ट्वीट के बाद जब लोगों के नाराज होने की खबर आई तो डैमेज कंट्रोल के लिए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अफसोस जताया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी ट्वीट कर जैन समुदाय और तरुण सागर जी से माफी मांगी। उन्होंने माफी मांग ली, एक बार इन्होंने 10 बारी माफी मांगी है और जैन धर्म में तो क्षमावानी पर्व मनाया जाता है। पूरे साल में एक बारी हम सबसे माफी मांगते हैं, सबसे माफी देते हैं। तो मुझे लगता है वो बात खत्म हो जानी चाहिए, उसमें खत्म हो चुकी है। और मैंने भी खुद, क्योंकि मेरे मित्र हैं इसलिए मैंने भी खुद माफी मांगी थी। पार्टी ने साथ नहीं दिया तो विशाल डडलानी की बोली भी बदली। डडलानी ने ट्विटर पर राजनीति से दूर होने का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश के दमोह के रहने वाले जैन मुनि तरुण सागर अपने तीखे प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं। तरुण सागर महाराज दिगंबर संत हैं, परंपरा के मुताबिक बिना कपड़ों के रहते हैं। तरुण सागर ने देश से मांस और चमड़े के निर्यात के खिलाफ अहिंसा महाकुंभ की शुरुआत की थी। जैन मुनि तरुण सागर जी ने 26 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में भाषण दिया था। अब सवाल यह है कि क्या संतों का मजाक उड़ाना फैशन बन गया है? शाम 5 बजे ताल ठोके में बड़ी बहस देखिएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि कश्मीर में जान किसी की जाए, नुकसान देश का होगा। रेडियो पर मन की बात में पीएम ने कहा कि कश्मीर में जान चाहे नौजवान की जाए या जवान की, नुकसान भारत का हो रहा है। उन्होंने कश्मीर में नौजवानों को भड़काने वालों पर भी निशाना साधा। जो लोग इन छोटे छोटे बालकों को आगे करके कश्मीर में अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी न कभी उनको इन निर्दोष बालकों को भी जवाब देना पड़ेगा। पीएम ने कश्मीर के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की एक राय की तारीफ की। और कश्मीर के संबंध में मेरा सभी दलों से जितना इंटरेक्शन हुआ, हर किसी की बात में से एक बात जरूर जगह होती थी। अगर उसको मैंने कम शब्दों में समेटना तो मैं कहूंगा कि एकता और ममता, ये दो बातें मूल मंत्र में रही। पीएम ने इस बार मन की बात में कई और मुद्दों पर अपनी राय रखी। पीएम ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाली खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने देश का सिर ऊंचा किया। शिक्षक दिवस पर पीएम ने कहा कि जीवन में जितना महत्व मां का होता है उतना ही शिक्षक का भी है। बैडमिंटन कोच गोपीचंद को भी शिक्षक बताया। पीएम ने कर्नाटक के कोप्पाल जिले की 16 साल की मल्लमा का जिक्र किया, जिसने घर में शौचालय बनवाने के लिए सत्याग्रह किया था। मदर टेरेसा को मिलने वाली संत की उपाधि को पीएम ने देश के लिए गौरव का पल बताया। पीएम ने गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान मिट्टी से बनी मूर्तियों के इस्तेमाल की सलाह दी। पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर मन की बात करते हैं। दिल्ली में शराब के ठेके को लेकर बुलाई गई पहली ही मोहल्ला सभा में हंगामा हो गया। मंत्री कपिल मिश्रा के नहीं आने से लोग भड़क गए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास इलाके में कपिल मिश्रा ने शराब के ठेके को लेकर मोहल्ला सभा बुलाई थी, लेकिन मंत्री जी खुद ही नहीं पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में राय पूछी गई तो लोगों ने ठेका बंद करने पर सहमति जताई, लेकिन ठेका कब बंद होगा इसकी तारीख अधिकारियों ने नहीं बताई। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने कपिल मिश्रा के समर्थकों पर मारपीट का आरोप भी लगाया। खाली फॉर्मेलिटीज पूरी करके ले जा रहे हैं कि यहाँ हम मोहल्ला सभा लगाई हमने, एक कपिल मिश्रा जी ने, और ये लोगों ने ये कहा अगर ये कोई डेट बता के जाते हैं हमें, आज हम जब मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे कि ये डेट, ये ठेका बंद होगा। ये पब्लिक जो है ना इतनी बर्दाश्त से काम कर रही है, कोई उसी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है बात। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया था कि दिल्ली में इस साल शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि शराब की मौजूदा दुकानों पर मोहल्ला सभा फैसला लेगी। अगर मोहल्ला सभा में बहुमत से इलाके में शराब की दुकान बंद करने पर फैसला होता है तो दुकान बंद हो जाएगी। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा था कि वो शराब की दुकानों को बढ़ावा दे रही है। इसके बाद शराब की दुकानों पर फैसला लिया गया। दिल्ली के पानी टैंकर घोटाले में एंटी करप्शन ब्रांच ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के सवालों की एक लिस्ट सौंपी है। एसीबी की टीम आज दिल्ली में शीला दीक्षित के घर गई। उन्हें सवालों की एक लिस्ट सौंपी गई। शीला दीक्षित ने उत्तर प्रदेश में चुनावी व्यस्तता का हवाला देकर जवाब देने के लिए 2 से 3 दिनों का वक्त मांगा। वो मुझे क्वेश्चनर दे गए हैं और वो क्वेश्चनर को उन्होंने बोला जब आप ठीक समझे तब आप इसको
करें, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स ऐसे हैं जो मुझे याद नहीं है। 2012 में दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड के लिए 385 टैंकर खरीदे थे। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर शीला सरकार ने टैंकर की खरीद की। घोटाले के आरोपों की जांच के लिए सीएम केजरीवाल ने जून 2015 में टीम बनाई। टीम के मुताबिक कुल घोटाला 400 करोड़ रुपए का है। जून 2016 में एंटी करप्शन ब्रांच ने घोटाले की जांच शुरू की। शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। टैंकर घोटाले में कुछ समय पहले दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा से भी एसीबी ने पूछताछ की। हरियाणा से राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को आज उनके गृह जिले हिसार में सम्मानित किया गया। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि वो अकेले हिसार का चेहरा नहीं बदल सकते, इसके लिए लोगों को उनका साथ देना होगा। राज्यसभा सांसद बनने के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सम्मानित किए जाने का सिलसिला जारी है। दिल्ली, अंबाला और कैथल के बाद अब उनके गृह जिले हिसार में 36 समुदाय और 125 संस्थाओं ने डॉक्टर चंद्रा को सम्मानित किया। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि वो हिसार के 5 गांवों को स्मार्ट गांव बनाकर दिखाएंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज उन अधिकारियों को सीधा अल्टीमेटम दे डाला जो जनता की बात नहीं सुनते। तो जहां देखो वहां पर ऐसा समझ में आया कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज हरियाणा में पिछले 25-30 वर्षों में खत्म हो चुकी। आज का ही विषय ले लो, आपके सामने मैं कहना चाहता हूं आपको बहनों भाइयों, आप सबकी जानकारी से ये मैं कहना चाहता हूं, यहां के प्रशासन को, हिसार जिले के प्रशासन को, भैया आज के बाद या तो अपनी यहां से बदली करवा लो, चले जाओ हिसार छोड़ करके, नहीं तो हिसार की जनता का, हिसार के गांवों के लोगों का काम करो, उनकी सेवा करो, तो ही यहां रह सकोगे, नहीं तो यहां नहीं रह सकोगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहली बार पाकिस्तान को सही भाषा में जवाब दिया गया है। 15 अगस्त मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया, 69 वर्षों में किसी ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब नहीं दिया कश्मीर को लेके जो आपके प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। जो पाकिस्तान केवल हमारे यहाँ आकर के हमारे अंदर ही नुकसान करता था, पहली बार भारत सरकार ने बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करी। बोला भैया पहले तो मेरा हिसाब कर, पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दे फिर बात करियो, टेररिज्म बंद कर फिर बात करियो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हुई है ये हमारे स्वाभिमान के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। डॉक्टर चंद्रा के सम्मान के लिए हिसार के 450 गांव से लोग पहुंचे। महिलाएं भी अच्छी तादाद में थी। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि हिसार में पीने के पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि सीवर की लाइनें दुरुस्त नहीं हैं। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि वो हिसार की समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। डॉक्टर चंद्रा ने यह भी कहा कि हिसार में डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह यही है कि लोग बीमार बहुत पड़ते हैं। उन्होंने शहर को साफ सुथरा बनाने पर भी जोर दिया। बिहार में बाढ़ से हालात अब भी नहीं सुधरे हैं, वहीं राहत को लेकर राजनीति चल रही है। भागलपुर में गंगा का कहर जारी है। बाढ़ का पानी नौगछिया समेत कई इलाकों में घुस गया। भागलपुर जेल के कैदियों को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वैशाली के राघोपुर में बाढ़ राहत पीड़ितों के लिए लगाए गए कैंप में इंतजाम दुरुस्त नहीं है। छपरा में भी हालात खराब हैं। राहत नहीं पहुंचने से बाढ़ पीड़ितों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। वहीं अब बाढ़ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नीतीश जी जाएगा, हम अभी बक्सर डिप्टी सीएम और सब जा रहे हैं, एकदम छपरा से लेकर के रामगढ़ वगैरह सब देखेंगे कि क्या कमी वमी है। केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं है, वो तो मजा ले रहा है। सब सहयोग देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी से बात हुई प्रधानमंत्री जी की, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के मुख्य सचिव से बातचीत किया, पैसा रिलीज किया है। बिहार में 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस साल बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ के लिए फरक्का बांध को तोड़े जाने की मांग की है। बाढ़ को लेकर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। सिल्ट मैनेजमेंट पर नीति बनाने की मांग की थी। स्थानीय प्रशासन से पूरी मदद नहीं मिलने की वजह से बाढ़ पीड़ितों में गुस्सा है।
दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर टोल की वसूली खत्म करने के लिए अनिश्चितकालीन धरना अब शुरू हो गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 2 दर्जन संगठन एक बैनर तले इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए हैं। ये हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। नोएडा में जनहित मोर्चा सहित कई संगठन एकजुट हुए हैं और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना आज शुरू कर दिया है। जो प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों का साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक डीएनडी टोल को फ्री नहीं कराया जाएगा यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। 1103 करोड़ ये वसूल चुके हैं, उसके बावजूद भी 3000 करोड़ का घाटा दिखा रहे हैं। यानी 2031 तक ये घाटा बढ़ के 50,000 करोड़ हो जाएगा। इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार की बेईमानी पूर्व ये एग्रीमेंट है। आंदोलन की वजह से डीएनडी टोल प्रशासन ने फिलहाल टोल की वसूली टालने का फैसला लिया है। IL&FS ग्रुप की कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड यानी NTBCL ने डीएनडी ब्रिज बनाया था। डीएनडी पर कुल लागत 408 करोड़ रुपए थी और हर साल 20% मुनाफे के साथ 30 सालों तक NTBCL को टोल वसूलना है। NTBCL की माने तो रकम वसूलने में 70 साल और लगेंगे। डीएनडी पर टोल वसूली के खिलाफ अदालतों में याचिका जो है वो भी दायर की गई है। इसरो के नाम एक और कामयाबी दर्ज हुई है। हवा से ऑक्सीजन लेने वाले स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज सुबह 6 बजे स्क्रैमजेट इंजन ने उड़ान भरी। तो स्क्रैमजेट इंजन को जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर भेजा गया। वहां उसने लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल को जलाने के लिए 5 सेकंड तक वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन ली। इसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिर गया। फिलहाल हमने आज 5 सेकंड तक परीक्षण किया। आगे हमें ज्यादा वक्त के लिए परीक्षण करना होगा। सामान्य इंजन में ईंधन और ऑक्सीजन को ईंधन में बदलने वाले 2 चैम्बर होते हैं, लेकिन स्क्रैमजेट में दूसरा वाला चैम्बर नहीं होगा। स्क्रैमजेट इंजन वायुमंडल की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा, जिससे लागत में काफी कमी आएगी। दूसरा चैम्बर नहीं होने से रॉकेट का वजन लगभग आधा हो जाएगा। भारत स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अहमदाबाद में एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगाकर बेटी के लिए 5 लाख रुपए की बंदूक खरीदी। दरअसल ऑटो ड्राइवर की बेटी देश के लिए शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतना चाहती है। मन में कुछ कर गुजरने का हौसला और मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी रास्ता नहीं रोक पाती है। मणिभाई गोहिल पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन शूटिंग के खेल में बेटी के जुनून को समझा तो उसके लिए 5 लाख रुपए की राइफल खरीदने की ठान ली। नई राइफल आने से पहले तक मित्तल किराए की बंदूक से शूटिंग कर रही थी। सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग से ही उसने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। दीदी मेरे को वेपन तो है नहीं मेरे पास, .22 का वेपन है नहीं, तो बोले मैं क्या करूँ? तो बोले मेरे वेपन से आप खेलो। तो लज्जा गोस्वामी जो थी उनका वेपन से उन्होंने .22 वेपन खेला और टीम के साथ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, पहला ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने लिया। मेरी बहन ने पैसा जो खर्च करने का था वो मेरे पापा ने सब भी खर्च कर दिया है। और शादी भी करनी थी तो मेरी बहन ने ना पाली है, तो कोई बात नहीं। तो मेरे बहन ने बोला है कि मेरे राइफल शूटिंग सीखना है, तो मेरे पापा ने सब कुछ पैसे इसमें खर्च कर दिए। ऑटो ड्राइवर मणिभाई बेटी की शादी के लिए काफी समय से पैसे जोड़ रहे थे। बेटी की ख्वाहिश के बारे में पता चला तो शादी के पैसे से राइफल खरीदी। शूटिंग कंपटीशन के लिए मित्तल को 1000 कारतूसों की जरूरत है। एक बुलेट 31 रुपए की आती है। मित्तल ने एक शूटिंग कंपटीशन में जानी मानी शूटर और देश के लिए कॉमनवेल्थ में मेडल जीत चुकी लज्जा गोस्वामी की राइफल से शूट करते हुए मेडल जीता था।